एंड हिम टू द मॉर्निंग एक बहुत ही सुंदर सी कविता है फिलिस व्हिटली का द्वारा लिखा हुआ। फिलिस व्हिटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइट एक्चुअली पोइटेस इसलिए बन जाते हैं क्योंकि इन्होंने उस दौर में कविता लिखा था जिस दौर में अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी को शिक्षा का भी अधिकार नहीं मिलता था। वो लोग तब स्लेवरी का अभिशाप में जिंदगी गुजारते थे। ठीक है, तो थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सेनेगल में इनका जन्म हुआ था। बस 8 साल की उम्र में इनको यूनाइटेड स्टेट्स में बेचा गया था एक स्लेव के तौर पे। एक बॉस्टन के टेलर थे जॉन व्हिटली, उन्होंने इनको खरीदा था। उनके जो डॉटर थे उसने इस फिलिस व्हिटली को पढ़ना सिखाया था। इंग्लिश, लैटिन और ग्रीक ये तीनों पढ़ना सिखाया था। और ये जो पोएम है एंड हिम टू द मॉर्निंग, ये लिया गया है एक एंथोलॉजी पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स रिलीजियस एंड मॉरल। ये 1773 में ये पोएम कलेक्शन निकला था, 39 पोएम्स मिला करके। यही पहला और यही एकमात्र पोएम कलेक्शन है पूरा जिंदगी में फिलिस व्हिटली का। लेकिन यही एक पोएम कलेक्शन उनको अमरत्व देके गया है। बहुत ही सुंदर पोएम्स इसमें लिखा हुआ है। और वो पहली ऐसे अफ्रीकन अमेरिकन है जिन्होंने एक पोइट्री का बुक पब्लिश किया था। सो द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन पोइट इन हिस्ट्री। और वो पहली ऐसी महिला है, चाहे वो कोई भी रेस की हो, ऐसे पहली महिला जिन्होंने अमेरिका में एक पोइट्री का बुक पब्लिश किया था। तो इसीलिए, और आप देखिए ना 18वीं सेंचुरी की वो है जिस टाइम में स्लेवरी बहुत ज़्यादा चलता था। तो उस दौर में पढ़ लिख करके पोइट्री का बुक पब्लिश करना, और वो भी एक महिला का तौर पे, आप समझ सकते हैं कितना उनको प्रतिकूलताएं झेलनी पड़ी होगी। तो इसीलिए ये काफ़ी अलग, काफ़ी स्पेशल पोइटेस हो जाती है। अब चलिए उनका पोएम में सीधा चल जाते हैं। लेकिन पोएम में जाने से पहले थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये पोएम में आने वाला है। तो जान लेते हैं 9 म्यूजेस के बारे। ग्रीक मिथोलॉजी में म्यूज यानी कि होता है कि ऐसा कुछ देवी या देवता जिनको पोएट पुकारते थे, इन्वोक करते थे। कोई अपना बड़ा रचना, खास करके कोई एपिक पोइट्री लिखने से पहले या अपना कोई भी रचना करने से पहले वो उन म्यूज को पुकारते थे कि आप कृपा कीजिए ताकि मैं कोई भी प्रतिकूलता के बिना स्मूथली अपना काम सही से संपन्न कर सकूं, अच्छे से अपना रचना कंप्लीट कर सकूं। उसको म्यूज बोला करते थे। तो अलग अलग फील्ड के लिए, अलग अलग नॉलेजेबल फील्ड के लिए अलग अलग म्यूज हुआ करते थे। तो टोटल 9 म्यूज थे। सबसे जो पहला थे वो थे कैलियोपी, ये थे एपिक पोइट्री का म्यूज। फिर है क्लायो, ये थे हिस्ट्री का। फिर एराटो, ये थे इरोटिक पोइट्री का। देन यूटरपे, ये थे लिरिक पोइट्री का। फिर मेलपोमिन, ये थे ट्रेजेडी का। पॉलीहिमनिया, ये गाने के थे, संगीत का। टर्पसिकोर, ये थे नृत्य का, डांस का। और कॉमेडी के थे थैलिया, और एस्ट्रोनॉमी के थे यूरेनिया। ये यूरेनिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यूरेनिया को इन्वोक किया था किसने? जॉन मिल्टन ने अपने पैराडाइज लॉस्ट महाकाव्य लिखते वक्त। ओके, तो ये थोड़ा सा नोट्स था जो हम लोग को जानना जरूरी था। अब आइए लाइन बाय लाइन एनालिसिस में चलते हैं। लेट्स स्टार्ट। अटेंड माई लेस, ये एवर ऑनर्ड 9। लेस का मतलब यहाँ वो लेस कुरकुरे वाला पैकेट नहीं, यहाँ लेस का मतलब होता है संगीत। ठीक है, गाथा, गीत। तो अटेंड माई लेस यानी मैं ये जो अपना गाना शुरुआत करने जा रहा हूँ, यहाँ पे वो अपना पोएम को ही एक तरीके से गाना या संगीत बता रहे हैं। तो इसको अटेंड करो, मतलब इसको सहारा दो ताकि ये बिना कोई दिक्कत का, कॉम्प्लिकेशंस का कंप्लीट हो सके। ये एवर ऑनर्ड 9, ये मतलब होता है यू, या आर्काइक ओल्ड इंग्लिश यूजेज है। पूरा पोएम में आपको आर्काइक ओल्ड इंग्लिश का काफ़ी यूज़ देखने को मिलेगा। और थोड़ा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें जो शेक्सपियरियन एक प्रभाव है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, ये एवर ऑनर्ड 9, तो यहाँ 9 मतलब क्या? 9 म्यूजेस, कि जो एंशिएंट ग्रीक मिथोलॉजी के बहुत ही सम्माननीय 9 म्यूज है। आप सब कोई प्लीज आइए और मेरा सहायता कीजिए ताकि मेरा ये गाना संपन्न हो सके। असिस्ट माई लेबर्स एंड माई स्ट्रेन्स रिफाइन, मेरा जो लेबर है यानी मेरा जो परिश्रम है, एफर्ट है, उसमें सहयोगिता कीजिए। माई स्ट्रेन्स का मतलब होता है मेरा ऊपर जो दबाव है, या कहा जाए तो या मैं जिस टेंशन में आकर के, जिस परिश्रम में आकर के लिख रहा हूँ, मेरा ऊपर थोड़ा सा स्लेवरी का भी एक तरीके से प्रेशर है, फिजिकल लेबर का एक तरीके से प्रेशर है, वो सबको बचा करके मैं अपना अंदर का जो क्रिएटिविटी है उसको प्रकाश कर रहा हूँ। तो मुझे बहुत सारा परेशानी झेलना पड़ रहा है, तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा रिफाइन कीजिए। ठीक है, उसको थोड़ा सा और बेहतर बनाइए, मेरा सहायता कीजिए। इन स्मूदेस्ट नंबर्स पोर द नोट्स अलॉन्ग, स्मूदेस्ट यानी कि बहुत ही स्मूथ तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आप ये जो नोट्स है, नोट्स यानी ट्यून्स ऑफ म्यूजिक, और नंबर्स का भी यहाँ पे एक तरीके से मतलब होता है रिलेटेड टू म्यूजिक, टोन्स ऑफ म्यूजिक। तो मेरा जो ये संगीत है
इसका एक एक ताल को, एक एक सुर को बहुत ही मसृण तरीके से, बहुत ही स्मूथ तरीके से पोर करने में मेरा मदद कीजिए। पोर यानी होता है ढालना। जनरली कोई लिक्विड के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, पोर शब्द को। अब वो यहाँ पे ऐसे सोच रहे हैं जैसे एक सुर का झरना वो बहाने का कोशिश कर रहे हैं, और वहीं 9 म्यूजेस आके वो सुर का झरना बहाने में उनका मदद करे, ताकि स्मूथली वो एक नदी जैसा, झरना जैसा बह सके। फॉर ब्राइट ऑरोरा नाउ डिमांड्स माई सॉन्ग। क्यों मैं इतना सब कुछ बोल रहा हूँ हे 9 म्यूज आप लोगों को? क्योंकि ब्राइट ऑरोरा, ऑरोरा का मतलब होता है डे ब्रेक, डॉन, एकदम जब रात का अंधेरा काट करके सुबह होने वाला रहता है, सुबह का रोशनी, उसको ऑरोरा कहते हैं। और एक तरीके से एंशियंट लैटिन मिथोलॉजी में ऑरोरा वाज द गॉडेस ऑफ डॉन। ओके, तो दोनों ही तरीके से आप इसको सोच सकते हैं कि जो ब्राइट डॉन है वो क्या कर रही है, वो अब मेरा ये जो गाना है वो डिमांड कर रही है। डिमांड इन द सेंस उन्हीं का वजह से मैं ये गाना लिख रहा हूँ, उन्हीं को डेडिकेट करके मैं अपना ये गाना लिख रहा हूँ। ऑरोरा हेल एंड ऑल द 1000 डाइज। हेल का मतलब होता है कोई चीज़ को आपका इन्वोक करना, ठीक है, कोई चीज़ को एड्रेस करना, कि हे ऑरोरा, हे ब्राइट डॉन, मैं आपको इन्वोक करती हूँ, मैं आपको आह्वान करती हूँ। ऑल 1000 डाइज, जितना भी हजारों हजारों कलर्स है, डाइज मतलब यहाँ पे कलर, ठीक है, जितना कलर किस चीज का, नेचर का कलर। ठीक जैसे ही डे ब्रेक होता है, अंधेरा कट करके सुबह सवेरा होता है, तो उसका सुबह का जो पहला सुनहरा रोशनी पड़ता है पूरा जगत संसार में, तो हर जगह रंग खिल उठता है। तो वहीं जो हजारों रंग है ना, विच डेक दाई प्रोग्रेस थ्रू द वॉल्टेड स्काई। डेक का मतलब होता है डेकोरेट, सज्जित करना, संवारना। दाई यानी योर, प्रोग्रेस थ्रू द वॉल्टेड स्काई। वॉल्टेड मतलब होता है आर्च, बहुत ही ऊंचा, ठीक है। स्काई का मतलब तो पता है आसमान, एक तरीके से स्काईज हेवेंस को भी यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, स्वर्ग को भी। तो ये जो हजारों रंग है ना, जो आपका प्रोग्रेस को, किसका प्रोग्रेस को, डॉन का प्रोग्रेस को, जो डे ब्रेक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा उसको, और ऊंचा आसमान से, तो आसमान का ऊंचाइयों में जो धीरे धीरे रोशनी लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं, उसको हजारों रंग सुसज्जित कर रहे हैं। ऑन एवरी लीफ द जेंटल, अच्छा सॉरी एक लाइन छूट गया। The morn awakes and wide extends her eyes. Morn मतलब यहाँ मॉर्निंग, अवेक का मतलब जगना। तो जो सुबह है वो धीरे धीरे जग रही है, खुद भी जग रही है और हम सब को जगा भी रही है। एंड वाइड एक्सटेंड्स हर रेज, और बहुत दूर दूर तक वो अपना जो किरण है वो फैला रही है। ऑन एवरी लीफ द जेंटल ज़ेफायर प्लेज, हर एक पत्तों में, जेंटल यानी बहुत ही माइल्ड, ज़ेफायर का मतलब होता है हल्की हल्की हवा, हल्की ठंडी हवा। आप खास करके देखेंगे डे ब्रेक का टाइम में बहुत ही आराम सा ठंडा ठंडा हवा बहता है, बहुत आराम लगता है उस हवा में। तो वही बता रही है कि हर पत्तों में वो हल्का सा ठंडा सा हवा जैसे खेल रही हो, हल्का हल्का बह रही हो। हारमोनियस लेज द फेदर्ड रेस रिज्यूम। हारमोनियस का मतलब होता है बहुत ही मेलोडियस, ठीक है, बहुत ही सुरीला। लेज मतलब वही वापस से गाना, संगीत, तो एक सुरीला संगीत। द फेदर ड्रेस, फेदर ड्रेस का मतलब होता है जिसके पास फेदर यानी पंख, जिसके पास, रेस यानी जाति, ऐसा जाति जिसके पास पंख है। मतलब क्या, सीधा सा बात है, बर्ड, पक्षियों का बात यहाँ कर रहा है। तो रिज्यूम मतलब चालू करना, शुरुआत करना। तो पक्षियाँ जो है, पंछियाँ जो है, वो क्या कर रही है, अपना सुरीली संगीत चालू कर दी है डे ब्रेक का साथ साथ ही। डार्ट द ब्राइट आई एंड शेक द पेंटेड प्लूम। डार्ट का मतलब होता है कि तेजी से फेंकना, ठीक है। द ब्राइट आई, ब्राइट आई मतलब किसका, यहाँ पे दोनों ब्राइट आई का बात किया जा रहा है। एक तो जो डे ब्रेक है, सूरज का, डॉन का जो ब्राइट आई, ब्राइट आई मतलब जो ब्राइट रोशनी चारों तरफ फैल रहा है, और दूसरा है कि वो जो पक्षी है उसका जो एक ब्राइट आई है, ठीक है, वो भी। तो दोनों एक तरीके से तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पक्षियां भी उड़ रही है, या वो भी अपने आंखों से चारों तरफ देख रही है, और रोशनी भी चारों तरफ देख रहा है। और कहीं ना कहीं एक हिडन मीनिंग ये भी है कि अपना खुद का, पोएटेस अपना भी बात करेगी कि उनका भी आई जो है वो ब्राइट हो रहा है, उनका भी आंखों में क्या है, चमक है, उनका भी आंखों में होप से, डिजायर से, पॉजिटिविटी है, दैट इज फुल ऑफ लिवलीनेस। तो हर तरीके का यहाँ पे मीनिंग है। एंड शेक द पेंटेड प्लूम, प्लूम का मतलब होता है थोड़ा रेज्ड जो पंख होता है। खास करके देखना कि कोई कोई पंछी का सिर का तरफ कुछ पंख थोड़ा सा ऊंचा हुआ उठा रहता है, उसको खास करके हम लोग प्लूम या क्रेस्ट कहते हैं, या आप नॉर्मली कोई भी पेंटेड फेदर को भी प्लूम कह सकते हो, ठीक है। पेंटेड यानी रंगीन। तो ये जो रंगीली जो पक्षी है वो अपना रंगीला
जो पंख है वो फैला करके, या रंगीला उसका जो पर है वो हिला रही है, ठीक है, और अपना रोशनी वाला आंखों से वो उड़ रही है, चारों तरफ देख रही है रंगीन दुनिया को। ये शेडी ग्रोव्स, शेडी यानी परछाई वाले, ग्रोव यानी होता है आपका कुछ कुंज कह सकते हैं, एक ऐसा जगह गार्डन टाइप का जहाँ काफ़ी सारा पेड़ होते हैं। तो परछाईदार पेड़ों तुम्हारे, योर वर्डेंट ग्लूम डिस्प्ले, वर्डेंट का मतलब होता है हरा, ग्लूम यानी अंधेरा, तो तुम्हारा जो अंधेरा मतलब हरा कलर है ना, वो क्या कर रहा है, वो क्या चीज दिखा रहा है, टू शील्ड योर पोएट फ्रॉम द बर्निंग डे। जो पोएट है ना, यानी यहाँ पोएटेस अपनी बात कर रही है कि उसको जो बर्निंग डे, जलता हुआ जो दिन है, उससे छाव दे रही है, उससे प्रोटेक्शन दे रही है। यहाँ बर्निंग डे का दो मतलब है, एक तो है कि जब सूरज निकल के आ रहा है तो चारों तरफ गर्मी, हीट बढ़ रहा है, नंबर वन वो है बर्निंग डे, और दूसरा है द बर्निंग प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, द एट्रॉसिटीज ऑफ लाइफ। क्योंकि वो स्लेव थी तो उनके लिए जो ज़िंदगी है वो बहुत ही मुश्किलों भरा था, उनके लिए ज़िंदगी कोई अत्याचार से कम नहीं था, उनके लिए ज़िंदगी नरक का आग से कोई कम नहीं था, इतना अत्याचार उनको सहना पड़ता था। और एक तरीके से वो एक माउथ प्रतिनिधि है उनका पूरा कम्युनिटी का, जो पूरा अफ्रीकन अमेरिकन ब्लैक कम्युनिटी ऑफ स्लेव्स था, उनका जितना भी दर्द है ना, उसका एक तरीके से प्रतिनिधित्व कर रही है वो अपना वॉइस से। शी इज द वॉइस फॉर द वॉइसलेस। ओके, तो ये जो सारा मेरा प्रतिकूलताएं है जिंदगी का, उससे है ना, प्लीज मुझे आप छाओ दो, उससे वो नेचर के पास आ रही है मदद मांगने की। नेचर ही एक ऐसा जगह है जिसमें उनको प्रशांति मिल सकता है, सोलेस मिल सकता है, थोड़ा देर का आराम मिल सकता है। तो प्लीज नेचर के पास ही वो बोल रहे कि मुझे थोड़ा आराम दो ये सब जिंदगी के परेशानियों से। कैलियोपी अवेक द सेक्रेड लायर। कैलियोपी याद ना कौन, द म्यूज ऑफ एपिक पोएट्री। तो उनको वो बता रही है कि कैलियोपी जग रही है अपना सैक्रेड यानी जो पवित्र लायर। लायर आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक तार वाला वाद्य यंत्र होता है, इसको एंशिएंट ग्रीस में काफ़ी यूज़ किया जाता है, बहुत खूबसूरत आवाज़ निकलता है इससे। तो कैलियोपी अपना वो जो स्ट्रिंग वाला इंस्ट्रूमेंट है वीणा जैसा, उसको लेकर के कैलियोपी जग रही है। वाइल दाई फेयर सिस्टर्स फैन द प्लीजिंग फायर, दाई मतलब योर, जबकि आपका और भी जो सुंदर सुंदर बहनें हैं, ठीक है, मतलब ये भी मिथोलॉजिकल फिगर्स के बारे, निम्स के बारे में बताया जा रहा है, वो क्या कर रही हैं, वो प्लीजिंग फायर, बहुत ही खूबसूरत जो आग है, आग मतलब यहाँ द फायर ऑफ ब्यूटी, द फायर ऑफ सनशाइन, द फायर ऑफ हीट, ओके, उसको और पंखा दे रही है, उसको और बढ़ावा दे रही है। द बावर्स, द गेल्स, द वेरिएगेटेड स्काईज, ठीक है, बावर्स का भी मतलब होता है एक तरीके से आपका अब ग्रोव कह सकते हैं या कुंज कह सकते हैं, पेड़ों का खूबसूरत गार्डन ऐसा। गेल्स का मतलब होता है ब्रीज, ठीक है, माइल्ड ब्रीज, ज़ेफायर जैसे मैंने बोला था, हल्का हल्का ठंडा मतलब हवा चलना। वेरिएगेटेड का मतलब होता है काफी रंगों से रंगा हुआ, ठीक है, अलग अलग रंगों से रंगा हुआ। क्यों? क्योंकि ये तो पहले ही बताया गया, ऑल थाउजेंड डाइज, डे ब्रेक के साथ साथ हजारों रंगों में प्रकृति सज रही है, तो ऐसा रंगों से भरा हुआ जो आसमान है। इन ऑल देयर प्लेजर्स इन माई बोसम राइज, बोसम का मतलब होता है हार्ट, ठीक है, तो इन सब का जो खुशी है, डे ब्रेक होने का साथ साथ ये जो कुंज है, पेड़ों है, हवाएं हैं और ये आसमान है, ये पंछी है, इन सब का खुशी है, मेरा दिल में भी खुश हो रहा है, ठीक है, प्रकृति का खुशी मेरा दिल को भी खुश कर रहा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं वो ह्यूमन काइंड का साथ जो नेचर का एक इंटीमेट रिलेशन है उसका बात वो कर रही है कि नेचर ओनली कैन हील एंड प्लीज ह्यूमंस नो मैटर हाउ मच डिस्ट्रेस दे आर इन, ठीक है। सी इन द ईस्ट द इलस्ट्रियस किंग ऑफ द डे, पूर्व में देखो कौन है, इलस्ट्रियस, मैग्निफिसेंट, बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही शानदार, किंग ऑफ द डे, दिन के जो प्रसिद्ध या शानदार राजा है, यानी किसका बात, यहाँ सूरज का बात किया जा रहा है, सन का बात किया जा रहा है। हिज राइजिंग रेडियंस ड्राइव्स द शेड्स अवे, उनका जो बढ़ता हुआ जो किरण है, रेडियंस यानी ब्राइटनेस, किरण, वो क्या कर रहा है, जितना भी अंधेरा है, जितना भी डार्कनेस है, उसको भगा दे रहा है, ड्राइव अवे, भगा देना। बट ओ आई फील हिज फर्विड बीम्स टू स्ट्रॉन्ग, लेकिन मुझे उनका जो फर्विड यानी जलता हुआ, फ्लेमिंग बीम्स यानी उनका जो सूरज का जो किरण है ना, वो बहुत ज़्यादा अब ताप दे रही है, बहुत ज़्यादा अब धूप हो रहा है, वो मुझे बहुत ज़्यादा ही कड़ा लग रहा है, हीट। एंड स्केयर्स बिगन कंक्लूड्स द अबॉर्टिव सॉन्ग, स्केयर्स मतलब बस शुरू ही हुआ था, स्केयर्स बिगन मतलब जस्ट शुरू हुआ था मेरा यह गाना, मेरा यह संगीत, मेरा यह ऑफरिंग, कंक्लूड मुझे अब यह खत्म करना पड़ रहा है। द अबॉर्टिव सॉन्ग, अबॉर्टिव का मतलब होता है फ्यूटाइल, निष्फल, व्यर्थ,
उनको लगता है कि मेरा ये जो गाना है ये व्यर्थ है, मेरा ये जो गाना है ये सक्सेस नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि सूरज का इतना ज्यादा किरण है कि मैं दिल में मेरा प्यार, दिल में मेरा चाहत रहते हुए भी मैं इस गाना को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा। इसमें क्या सिंबल छुपा हुआ है कि दुनिया उनको इतना ज्यादा टॉर्चर कर रही है, डेली लाइफ का ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस उनका इतना ज्यादा है कि वो चाह करके भी अपना जो क्रिएटिविटी है उसको एक्सपोज पूरा तरीके से नहीं कर पा रही। उनका पास जितना पोटेंशियल है उसका वो सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? दुनिया का अत्याचार का वजह से। ठीक है, और नेचर ही उनका थोड़ा सा एक जो मोमेंटरी सोले से, थोड़ा जो कुछ मुहूर्त का जो उनको विश्राम मिलता है, कुछ का आनंद मिलता है, कुछ मोमेंट्स के लिए वो जो अपना क्रिएटिविटी को एक्सपोज कर पाती है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द नेचर। ठीक है, तो ये था पूरा पोएम। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और भी पोएम्स का डिटेल्स में लेके आने वाला हूँ चैनल में, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड इन द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।